बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षलता शाह जी। श्री शंकरलाल सुंदरबाई शासुन जैन महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में शामिल सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। इस महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैडम का, साथी अध्यापकों का और देश के तमाम दूर दूर के इलाकों से जुड़े हुए साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो एक बार सूचित कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं वो विषय है रचनात्मकता और साहित्य। और इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और इस तरह की परिस्थितियां नहीं पैदा हुई होती तो शायद हम लोग आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहे होते। लेकिन हर परिस्थिति की अपनी कुछ खूबियां, अपनी कुछ खामियां होती हैं और इस लॉकडाउन के भी कुछ सकारात्मक पहलू हैं जिनकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक माहौल बनाए, व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर। और आज जो मैं चर्चा करूंगा मैं साहित्यिक और बहुत ज्यादा सैद्धांतिक चर्चा की बजाय व्यवहारिक चर्चा को महत्व दूंगा, क्योंकि रचनात्मकता और साहित्य से संबंधित बहुत सारी सामग्री इंटरनेट पर, गूगल पर और तमाम दूसरे माध्यमों में उपलब्ध हैं। उन सब को आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। तो मैं कुछ व्यवहारिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा, कुछ उदाहरणों के द्वारा आपसे बात करूंगा और बीच में अगर कोई व्यवधान आए, मेरी आवाज साफ ना आए तो कृपया मुझे सूचित कीजिएगा। मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं ईयरफोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अगर जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल करूंगा ताकि आप तक आवाज साफ पहुंचे। जब तक आपकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस महाविद्यालय का, शासन महाविद्यालय का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रिंसिपल मैडम का और खास तौर से डॉक्टर हर्षलता जी का। हाँ, मुझे अब प्रतिक्रिया मिल रही है कि मेरी आवाज आ रही है। धन्यवाद। तो लॉकडाउन की जो मैं बात कर रहा था और ये कह रहा था कि इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। पहला सकारात्मक पहलू तो यही है कि हम सब लोग भागम भाग में लगे हुए थे। क्यों भाग रहे थे? आधी भाग दौड़ तो हमें ही नहीं मालूम थी कि क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हम भाग रहे थे। एक साहित्यकार ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कि वो बच्चों से कहते हैं कि सड़क पार करते समय तुम रुक के इंतजार करो, लोग बहुत जल्दी में हैं, वो लोग बहुत तेज चल रहे हैं क्योंकि उनको कहीं पहुंचना नहीं है, लेकिन फिर भी वो तेज भागे जा रहे हैं। तो इस लॉकडाउन ने इस भागम भाग पर एक तरह का विराम लगाया, फुल स्टॉप लगाया। और ये प्रकृति ने लगाया है जिसके आगे सारी सत्ताएं और बड़े बड़े देश मजबूर हो गए हैं। तो इस भागम भाग के बीच में जो स्थिरता आई है, इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस कोरोना काल में या कोविड के समय में क्या हम इसमें से कुछ बेहतर निकाल सकते हैं? आज हम इसी की चर्चा करेंगे और इसमें साहित्य की क्या भूमिका होती है, इसमें दूसरी कलाएं क्या भूमिका निभा सकती हैं, थोड़ी सी इनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि क्रिएटिविटी या रचनात्मकता हमें कहीं से लाना नहीं है, वह पहले से हम सबके भीतर है।
मेरे भीतर थोड़ी कम होगी, आप लोगों के भीतर ज्यादा होगी। तो हम सब के भीतर है, उसको लाना नहीं है। आप सब क्रिएटिव हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ते जाते हैं, धीरे धीरे वो रचनात्मकता कम होती जाती है। तो हमारा संघर्ष रचनात्मकता को लाने का नहीं है, उसको बचाने का है कि वो हमारे भीतर से गायब ना हो जाए। एक छोटा बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी रचनात्मकता कम होती जाती है। कुछ उसके लिए स्कूल और परिवेश और घर परिवार जिम्मेदार होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी व्यवस्थाएं उस रचनात्मकता को सहन नहीं कर पाती हैं। तो इसके कारण भी वो कम होने लगती है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हम उस क्रिएटिविटी को कैसे बचा के रखें। हमारे ढेर सारे परिचित साथी सरोज जी और दूसरे लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत शुरू में ही कर देता हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं अभी चेन्नई में और उस महाविद्यालय में हूँ जहाँ मैं पहले भी जा चुका हूँ। और बीच में जब हम लोग विषय की चर्चा कर रहे होंगे तो थोड़ी चीजों से ऐसे बचेंगे। अगर आवाज वगैरह साफ आ रही हो तो हम लोग विषय पर केंद्रित होंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और मैं 45-50 मिनट में अपनी बातें रखूंगा और फिर आपसे संवाद करूंगा। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हम सब रचनात्मक हैं। रचनात्मकता क्या है, इसको साधारण ढंग से मैं बिल्कुल सहज ढंग से बताऊं तो वह सारे काम जिसमें आपको मजा आता है वो रचनात्मक है। और जिस काम में आप बोरियत फील करते हैं, आपको ऊब होने लगती है, ये मान के चलिए कि उसमें कुछ कमी है। उदाहरण के लिए हम लोग क्रिएटिविटी पर बात कर रहे हैं, और इस व्याख्यान में आपको बीच में मन करे कि नहीं छोड़ के चले जाएं, तो सब कुछ होगा लेकिन इस व्याख्यान में क्रिएटिविटी नहीं होगी। और अगर ये लगे कि नहीं, हमें तो सुनने में मजा आ रहा है, मेरे ही मन की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ बातें ठीक हो रही हैं। अब मैं अपने बातचीत की शुरुआत से पहले आप लोगों को एक दो छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूँ। और इन कहानियों के बहाने ही हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रचना और रचनात्मकता कैसे जुड़ती है। एक छोटी सी कहानी ये कि एक बच्चा अपनी मस्ती में रास्ते में चला जा रहा था। जैसे अमूमन आप छोटे बच्चे को देखेंगे, वो गुनगुनाते हुए, गाते हुए, इधर ठोकर मारते उधर चलते हुए चलते चले जाते हैं कि अचानक रास्ते में एक पत्थर से उसका पांव जोर से टकराया। इतना जोर से टकराया कि उसकी चीख निकल गई और वो पांव लेकर के वहीं बैठ गई। लेकिन बैठने के साथ ही वो सबसे पहले पत्थर के पास गया और बोला, देखो गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत तेज चोट लगी होगी ना, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया और इतना तेज तुम्हें ठोकर मार दिया, सॉरी, मुझे माफ कर देना। एक पत्थर से बच्चे का माफी मांगना और अपने दर्द को भूलकर उस पत्थर को हुए दर्द का एहसास करना, ये एक भाव है। एक कहानी छोटी सी यही खत्म करता हूं। एक दूसरी कहानी, एक बच्चा अपने माँ के साथ पार्क में खेलने गया हुआ है। और पार्क में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, कई छोटे मोटे जानवर घूम रहे होते हैं। तो छोटा बच्चा है, एकदम मासूम सा अबोध सा बच्चा है, और अचानक वो चिल्लाता है, माँ माँ देखो देखो, वो देखो फूल उड़ रहा है। एक पौधे पर तितली बैठी हुई थी, एक तरफ फूल लगे थे, एक तरफ तितली लगी थी। और तितली उड़ती है, रंग बिरंगी तितली, और बच्चा कहता है कि माँ देखो फूल उड़ रहा है। अब ये फूल का उड़ना कोई देख करके कह सकता है कि ये क्या बेवकूफी है, आपने बच्चे को इतना भी नहीं बताया कि तितली उड़ रही है, फूल नहीं उड़ रहा है। तितली तो सब लोग उड़ता हुआ देखते हैं, खास बात उसमें नहीं है।
खास बात, फूल के उड़ने में है। पत्थर को ठोकर लगने पर सब लोग अपने पाँव को सहलाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है कि हम पत्थर से जाके सॉरी बोलते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपके आसपास बिखरे पड़े हुए हैं। जैसे मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, वो एक दिन मुझसे सवाल पूछा कि ये ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं। ब्रह्मा जी से आप सब लोग परिचित होंगे, आजकल टीवी पर बार बार वो नजर आते हैं। तो उनके आगे पीछे दाएं बाएं मुंह हैं। तो मैंने कह दिया हाँ है। तो अगला सवाल था कि वो किससे खाते हैं। तो मैंने कहा चारों मुंह है, हो सकता है चारों से खा लेते हो। तो बोले चार चार मुंह से खाते हैं लेकिन पेट तो एक ही है। मैंने कहा हाँ है। फिर उसने पूछा अच्छा पापा वो सोते कैसे हैं? और सोते हैं तो नाक उनकी टेढ़ी होती है कि नहीं होती है? क्योंकि चारों ओर नाक है, किसी भी साइड से सोएंगे तो नाक तो टकरा जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसको आप कैसे देखते हैं? हम सब लोग बार बार ब्रह्मा जी को देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं। क्या हमारे भी दिमाग में ये सवाल आता है, या हमारी स्कूलिंग ऐसी हो रखी है कि हम सवालों से बचना चाहते हैं? ऐसे ही एक दिन रास्ते में हम लोग आ रहे थे, एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। तो बच्चे ने पूछा कि ये बताइए कि इस पेड़ ने कितने डिब्बा बॉर्नवीटा पिया होगा। तो मैंने कहा ये पेड़ बॉर्नवीटा क्यों पीने जाएगा? तो जवाब मिला आप ही तो कहते हैं कि बॉर्नवीटा पी लोगे तो तुम बड़े हो जाओगे, और ये पेड़ तो इतना बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब इसने बहुत सारा बॉर्नवीटा पिया होगा। अब ये सारी चीजें आपको नॉनसेंस लग सकती है, लेकिन नॉनसेंस और क्रिएटिविटी के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। नॉनसेंस होना सेंसलेस होना नहीं है। और इस सेंसलेस और नॉनसेंस के बीच के रिलेशनशिप को अगर आप व्याख्यायित करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया को नए नजरिए से देखने का एक तरीका मिलता है। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे रोल मॉडल बच्चे हैं, वही मेरे गुरु हैं। क्योंकि उनके भीतर जो ताजगी है, उनके भीतर जो नवीनता है, उनके भीतर दुनिया को देखने की जो नजर है, वो कहते हैं ना, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े होने की प्रक्रिया में अपनी नजर को बंद करते चले जाते हैं। आंख का होना नजर का होना नहीं। किसी चीज को देख लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में दृष्टि भी है। तो एक बच्चा जो है, उसके पास दुनिया को अलग ढंग से देखने का एक नजरिया होता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि मेरे गुरु तो वो बच्चे हैं। और बच्चे दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ते हमारी तरफ। वो कुछ करेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, ये सारी बातें फिजूल हैं। आप कोई कहानी लिखें, आप कोई चित्र बनाएं, आप किचन में जाके नया डिश तैयार करें, और आपके दिमाग में चल रहा हो कि उनको पसंद आएगा कि नहीं, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। आप ये सारी चीजें भूल जाइए। जब ये भूल जाएंगे तो शायद आप अपने ढंग से एक नए तरीके से काम को कर पाएंगे। जैसा कि डॉक्टर हर्षा ने बताया, मैं एनसीईआरटी में काम करता था, 7-8 साल उनके लिए काम किया। और एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते थे जिसमें 40-50 हजार बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। मतलब सबसे बड़ी उम्र जो बच्चों की थी वो 6 साल 7 साल थी, पहली दूसरी क्लास के बच्चे थे। तो उनके बीच मुझे जाने का मौका मिला, और कई ऐसी बातें हुई। जैसे एक छोटी सी घटना मैं सुना के आगे बढ़ूंगा। एक बार हम लोग गए, और ज्यादातर वहां पर हम लोग प्रिंसिपल और टीचर को ट्रेनिंग देने जाते थे। तो क्लास में हम बच्चों से ज्यादा बात करते थे। तो एक बच्चे से मैंने पूछा और बातचीत करनी चाहिए, तो टीचर ने मुझे मना किया कि ये तो कल ही एडमिशन लिया, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये कुछ नहीं बता पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, उससे बात तो करने दीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं, बाकी किसी बच्चे को आप उठा लीजिए, ये बच्चा तो अभी परसों एडमिशन लिया।
और ये तो अभी कलम पकड़ना नहीं जानता, इसको कुछ बोलना नहीं आता। तो मैंने उसके पास गया, उससे थोड़ी सी दोस्ती की और बोला कि क्या खाए हो? तो अपनी भाषा में उसने बोला रोटी दाल खाए हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी कॉपी उसके सामने रखी और बोला कि आपने जो रोटी दाल खाई है उसको इस पर लिख के दिखा देंगे? तो बच्चे ने बोला हामी भरी। अब टीचर जो मना कर रहे थे वो चकित हो गए कि इसको तो न क ख ग आता है, न ABCD आता है, ये भला कैसे लिख सकता है। तो मैंने उनको शांत किया और उसके सामने कागज पकड़ा दिया और कलम पकड़ा दिया। उसको लिखना था रोटी और दाल। अब दोस्तों, कैसा रोटी दाल लिखा है? उसने मेरे हाथ से कलम ली, कॉपी ली, कॉपी पर एक गोल सा घेरा बनाया, एक सर्कल बनाया और उसके बगल में छोटे 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 टुकड़े डाल के बना दिए। मेरे जिंदगी में इतनी खूबसूरती से रोटी दाल लिखने वाला दूसरा कोई नजर नहीं आया। आप र में मात्रा लगाएं, वो लिखें, रोटी बनाएं, फिर द में आ और ल दाल लिखें, ये तो सब लोग लिखते हैं। लेकिन गोल सा एक रोटी बना दें और बगल में दाल के टुकड़े रख दें और हम बताएं कि हमने रोटी दाल लिख दी, ये एक छोटा सा बच्चा लिख सकता है। और उस रोटी दाल में जो खूबसूरती है वो अलग तरह की खूबसूरती है। मैं ये कहूंगा कि उस रोटी दाल को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बस ये है कि हम संवेदनशीलता के साथ उस तक पहुंच जाएं और उसे देख लें। तो रचनात्मकता जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी और ग्रह से आती है, हमारे बीच है, हम सब से जुड़ी हुई है, बस उसको समझने की जरूरत है। एक बात और कि क्रिएटिविटी में कोई चीज झूठ और सच नहीं होती और गलत और सही के चक्कर में भी पड़ने की बहुत जरूरत नहीं है। जब आप बहुत गलत और सही के चक्कर में पड़ते हैं तो आप दुनियादारी के उसमें फंस जाते हैं। फिर मैं छोटे बच्चे का उदाहरण लूं। आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, वो जब चलना सीख रहे होते हैं तो बार बार गिर जाते हैं। आप में से कभी किसी ने सुना है कि उसको दादी ने या मम्मी ने कहा हो कि अरे कितनी बड़ी गलती कर दी, ये तो गिर गया? या पहली बार जब वो पेंसिल पकड़ रहा होता है तो सिर्फ लकीरें खींच देगा, गोल गोल घुमा देगा और इस तरह के काम करेगा। किसी ने कहा कि ये टेढ़ा मेढ़ा, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, इतनी गलती कर रहा है, इसको तो आगे से पेंसिल मत पकड़ाना, ये गिर रहा है, इसको आगे से चलने के लिए मत बोलना। ये कोई मायने ही नहीं रखता कि क्या गलत है क्या सही है, क्या झूठ है क्या सच है। सिर्फ एक ही पक्ष होता है रचनात्मकता में, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लगन से किसी चीज में जुटे हुए हैं या बस दूसरे ने कह दिया इसलिए उस काम को करने चल रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप में अपने काम के प्रति ईमानदारी है कि नहीं है। आप जिस काम को कर रहे हैं वो पूरे मन से कर रहे हैं या अधूरे मन से कर रहे हैं। और जहां तक सच और झूठ की बात है, दुनिया की ज्यादातर रचनाएं झूठ है। ज्यादातर रचनाएं, ज्यादातर साहित्य, खास तौर से ज्यादातर पेंटिंग झूठ हैं, झूठी हैं, लेकिन सच बोलती है। होती झूठी हैं, बोलती सच। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैं कहूंगा, अगर आप लोग प्रेमचंद का नाम सुने हो तो प्रेमचंद ने तमाम कहानियां लिखी, प्रेमचंद ने गोदान लिखा। लेकिन मैं उनके गांव गया हूं, वो मेरे गांव के पास उनका गांव पड़ता है, मैं उनके लम्ही गया हुआ हूं। तो जो गोदान का चरित्र है, होरी है, धनिया है, वो सच नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो सारी की सारी सच है। जो कहानियां हैं उस ज्यों की त्यों घटित नहीं हुई है, लेकिन जो उसमें कहा गया है वो बिल्कुल सच है। तो रचनाएं झूठी होती हैं और सच बोलती हैं। इसलिए झूठ और सच को बिल्कुल अलग नजरिया से देखने की जरूरत है। तुलसीदास ने एक दोहा लिखा,
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आप सब लोग जानते हैं कि 500-600 साल पहले तुलसीदास हुए थे। अब चित्रकूट पे उनको कहाँ राम मिले, कब वो जाके तिलक लगाए, कब चंदन घिसे, और सचमुच के राम को तिलक कैसे लगाए। अब इसके आप व्याख्या में मत पढ़िए, भाव को पकड़िए। ठीक इसी तरह कबीर के नाम पर एक दोहा चलता है, हरि ने ऐसी रेल चलाई जा में बैठ चलो रे भाई। अब कबीर के समय में रेलगाड़ी तो चलती नहीं थी। अगर आप इस तर्क को लेकर के जाएं और कहें कि कबीर का ये दोहा बिल्कुल गलत है, ये पद को तो खारिज कर देना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें रेल चलाने की बात होती है, तो ये जो झूठ और सच का और अच्छा और बुरा का हमारा पैमाना है, उस पैमाने से बाहर निकलकर रचनात्मकता की दुनिया में दाखिल होना होता है। रचनात्मकता की दुनिया एक नए ढंग की दुनिया है, जहां आप थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि को किनारे रखकर, बुद्धि का मतलब ये नहीं कि सेंस को किनारे रखकर, फिर से मैं सावधान कर रहा हूं, और इसके बाद आप उसमें जाते हैं, उस दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखते हैं, वो ये कि अपने आप को अंतिम सच या पूर्ण मान के नहीं जाना है, खुद पर संदेह करना है। ये दुनिया इतनी खूबसूरत इसलिए है कि हमारे पास ढेर सारे सवाल रहे, और जिसके पास जितनी जिज्ञासा होगी, जितने सवाल होंगे, वो उतना ही बढ़िया कलाकार बनेगा, उतना ही आगे जाएगा। और जो मान लेगा कि नहीं हम तो सबसे बड़े विद्वान हैं, हम सबसे बड़े कलाकार हैं, उसके बाद उसकी यात्रा वहीं पर रुक जाती है। तो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करना है, हमेशा अपने आप से सवाल करना है, और जो कुछ मिले उसके बारे में खुद से ही सवाल करके पूछना है कि जो हमें मिल रहा है वो क्या है, और यहां से रचनात्मकता की ओर आप कदम बढ़ाते हैं। जो भी क्रिएटिविटी है, अब मैं थोड़ा सा विषय की ओर चल रहा हूं और कुछ उदाहरणों के द्वारा आपसे बातें रखूंगा। मेरे बोलने की गति तेज हो तो आप टोक दीजिएगा, मैं थोड़ा और धीमे बोलूंगा। पहली चीज तो यही कि रचनात्मकता के लिए आपको चीजों का चुभना बहुत जरूरी है। चीजों का चुभना क्या है? आपको बारिश अच्छी लगती है, आप फिल्म देखकर रोते हैं, मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलते देखकर आपकी नींद उड़ जाती है। क्या कोई सुंदर चेहरा देखकर या शानदार बात देखकर आपके मन में कुछ कुछ होता है? अगर हाँ, तो आपके भीतर रचनात्मकता के लिए जमीन तैयार हो रही है। दोस्तों, कहने के लिए हमारे भीतर कांटे चुभते हैं। आप रास्ते में चले जा रहे हैं और एक कांटा चुभ गया, लेकिन कांटे बहुत सतह पर चुभते हैं, फूल बहुत ज्यादा भीतर तक चुभते हैं। तो जिनको सिर्फ कांटे चुभते हैं वो मान लीजिए कि थोड़ी मोटी खाल वाले हैं, और जिनको फूल चुभते हैं उनको मान लीजिए कि उनकी खाल ठीक ठाक है। और फूलों का चुभना, किसी दृश्य का चुभना, किसी बात का बहुत अच्छा लग जाना, यहां से रचनात्मकता की शुरुआत होती है। इसी को सौंदर्य बोध भी हम कहते हैं, और जिसको हम सौंदर्य बोध कहते हैं कि सौंदर्य चुभ रहा है। मैंने एक शब्द किया, उसको आप लोग एक खास अर्थ में मत लीजिएगा। मैंने कहा चेहरा चुभता है, सुंदर चेहरा चुभता है। सुंदर चेहरे का मतलब सिर्फ खूबसूरती का मतलब चेहरे और मांसलता से नहीं है। कोई हो सकता है बहुत अच्छा गा रही हो या गा रहा हो और आपको उसका चेहरा शानदार लगने लगे। किसी ने बहुत शानदार बात कही और आप पाएंगे कि पहली नजर में उसका चेहरा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन 2-3 बार उसकी बातें सुनने के बाद उसका चेहरा बहुत प्यारा लगने लगा। तो सुंदरता को भी कई लेयर हैं,
और मैं जिस सौंदर्य बोध की बात कर रहा हूं, सौंदर्य बोध ही कुरूपता बोध भी, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति में सौंदर्य बोध हो और कुरूपता बोध ना हो, या एक व्यक्ति में कुरूपता बोध हो सौंदर्य बोध ना हो। अगर जिसको उगता हुआ सूरज या फूलों की घाटी खूबसूरत लगेगी, तो उसको एक दुखी चेहरा दुखी भी कर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ बच्चा बहुत पसंद आता है और वो जाना का अपना काम छोड़ के रुक के उसे देखने लग, तो सिर्फ हंसते हुए चेहरे को ही नहीं देखेगा, वो रोते हुए चेहरे को देख के भी रुक जाएगा। अगर किसी भूख से फैले हुए हाथ को देखेगा तो भी रुक जाएगा। यानी सौंदर्य बोध और कुरूपता बोध अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और इन सब के पीछे मूल बात यह है कि आपको सौंदर्य कितना चुभता है। आपके भीतर चुभन को प्रवेश करने वाली, रास्ता देने वाली, आपके शरीर में, आपके मन में खिड़की खुलती है कि नहीं खुलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने खिड़की दरवाजे को इतना जोर से बंद रखते हैं कि उसमें हवा, प्रकाश, ध्वनि, सुंदरता कुछ प्रवेश न करने पर उसको खोल के रखना है। और जब आप उसको खोल के रखेंगे तो आप पाएंगे कि चीजें अपने आप आगे बढ़ेंगी। और इसके साथ ही रचनात्मकता की शुरुआत के लिए जरूरी ये है कि हम सब लोग साहित्य की बात कर रहे हैं, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, और हम लोग अक्सर कहते हैं कि आपने मौलिक क्या लिखा है। हम ये कहते हैं कि मौलिक क्या तैयार किया है, क्या बनाया है। विद्यार्थियों से, साहित्यकारों से हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि अच्छा, आप रचनात्मक काम करते हैं तो क्या नया लिखा है, क्या मौलिक लिखा है। मैंने बार बार अपने दोस्तों से ये कहा, ये सवाल गलत है। मौलिक क्या लिखा है, इस सवाल से पहले ये पूछिए कि आपने मौलिक क्या पढ़ा है, आपने मौलिक क्या देखा है, आपने मौलिक क्या छुआ है, आपने मौलिक क्या सुना है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, खासतौर से 5 ऐसे अनुभव हैं जिनसे कि हम इस दुनिया से जुड़ते हैं। ध्वनि है, जिसको हम कानों से सुनते हैं। दृश्य है, जिसको आंखों से देखते हैं। स्पर्श है, जिसको हम किसी चीज को छू लेते हैं। गंध है, जिसको कि हम नाक से महसूस करते हैं। और स्वाद है, जिसको जीभ से महसूस करते हैं। और दुनिया को जानने का हमारे पास यही रास्ता है। यानी हमारा जो शरीर है वो एक तरह से बंद कमरा है, और ये 5 उसमें आने के दरवाजे हैं। अब अगला सवाल यह होता है कि हमने इन दरवाजों को खुला रखा है या बंद रखा है, और खुला रखा है तो कितना खुला रखा है। कुछ लोग इतना थोड़ा सा खोलते हैं कि बहुत थोड़ी सी मात्रा उसमें प्रवेश कर जाए, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुला रखते हैं। मैं जिन भी कलाकारों से मिला हूं, और वो सिर्फ साहित्य से जुड़े कलाकार नहीं रहे हैं, बल्कि वो संगीत के, चित्रकला के, कुछ साल साहित्य अकादमी के लिए काम करने का मौका मिला। तो भारत की 3 बड़ी अकादमियां, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, तीनों एक ही जगह थी। तो हमें ये अवसर मिल गया कि हम इन सब में बारी बारी से चले जाते थे, और कोई भी कार्यक्रम होता था तो उनको देख लेते थे। तो वहां जो भी कलाकार मिले, उन कलाकारों से ये पता चला कि यार, ये तो गजब के लोग हैं। इन्होंने खिड़की और दरवाजा नहीं, पूरी दीवार ही गायब कर रखी है। इनके पास तो स्पर्श के, दृश्य के ऐसे फहराते हुए नदी बहती चली आ रही है, और हम लोगों ने बिल्कुल जबरदस्ती दरवाजा बंद करके रखा है। अब जैसे एक उदाहरण लूं कि स्पर्श, हम लोग स्पर्श के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पानी छू लेते हैं, किसी के हाथ मिला लेते हैं। आजकल तो हाथ मिलाना भी खतरनाक है, तो स्पर्श के रूप में वो कर लेते हैं। लेकिन हर एक चीज का स्पर्श अलग हो सकता है। एक पेड़ में कम से कम 5-6 प्रकार के पत्ते होंगे। एकदम नया नया निकला हुआ पत्ता, उसको छूइए। कुछ दिन पुराने पत्ते को छूइए, थोड़े से और पुराने पत्ते को छूइए,
मेरी आवाज नहीं आ रही है ऐसा किसी ने बताया। मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो सब ठीक है। किसी और को भी लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है तो मैं कुछ करूंगा। एक बार अपनी प्रतिक्रिया दे दें कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। अरे वाह, धन्यवाद। उस पर लिख करके आया था इसलिए मैंने बोला। किसी का तो मैं किसी जी का नेटवर्क इशू होगा। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि एक पेड़ में कम से कम 10 प्रकार के पत्ते होंगे। एक को छुएंगे वो ज्यादा कोमल होगा, एक थोड़ा कड़ा होगा, एक थोड़ा उससे और कठोर होगा। उसमें कुछ पत्ते एकदम नए होंगे, कुछ प्रौढ़ पत्ते होंगे, कुछ एकदम बूढ़े पत्ते होंगे, कुछ झरने के करीब पहुंचे हुए पत्ते होंगे। उस सारे पत्तों की छुअन एक नहीं होगी। आप अपने हाथ पर पारा ले लीजिए, आप शहद में उंगली डुबो करके देखिए, आप अलसी के बीजों को अपने हाथों से फिसलने दीजिए और उसको महसूस करिए। ये सारे स्पर्श एक नहीं है। ठीक इसी तरह तमाम प्रकार के दृश्य हैं, तमाम प्रकार के गंध हैं। अब तो हम लोग इस जमाने में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति डीओ लगा करके और परफ्यूम छिड़क करके आता है। पहले हर एक व्यक्ति की, हर एक पुरुष स्त्री की अपनी अलग गंध हुआ करती थी। अगर आप प्राचीन साहित्य पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें नायिका के गंध का या नायक के शरीर से आने वाली सुमधुर गंध का अद्भुत वर्णन किया गया है। और वैज्ञानिकों ने यह खोज करके बताया कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो मधुमक्खी हो या दूसरे जीव हों, वो दूसरे अपने साथी से आकर्षित उसके गंध के कारण होते हैं, फिरोमोन्स के कारण होते हैं। तो इसी के बाद उनके बीच में संबंध बनता है। तो मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे हम लोग बड़े ही मोनोटोनस टाइप के लाइफ में प्रवेश करते जा रहे हैं। बड़े ही एक रूपता से भरे हुए दुनिया में कदम रख रहे हैं। जैसे पहले हम लोग जाते थे और जिस राज्य में चले जाइए, उस राज्य के अपने खान पान होते थे, अपनी शैली होती थी, अपना पहनावा होता था। उससे क्या होता था, अलग स्वाद मिलता था, अलग गंध मिलती थी, अलग तरह का अनुभव होता था। अब हर तरफ एक रूपता है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है और वो कर देती। मैं इसको रचनात्मकता का विरोधी मानता हूँ। प्रकृति मूलतः एक रूपी नहीं है, वो विविध वर्णी है। वो विविधता से एकदम भरी हुई है। दो पेड़ एक जैसे नहीं हो सकते। एक ही चीज का पेड़ होगा वो भी अलग अलग होगा। तो रचनात्मकता इसमें है कि आप अपनी इंद्रियों को खोलकर इन सारी चीजों से कैसे जुड़ते हैं और कितना जुड़ते हैं। और यहीं से बात आती है कि मौलिक दर्शन क्या है, मौलिक श्रवण क्या है, मौलिक पठन क्या है। आपने क्या नया पढ़ा और उस पढ़ने में आपको नया क्या मिला, या आपने जो देखा, हजारों बार के देखे हुए को एक व्यक्ति बिल्कुल नए ढंग से देख लेता है। तो जब आप देखते हैं तो उस देखने में एक हड़बड़ी होती है और बस देख के काम पूरा करना होता है, या सच में देखते हैं। जैसे आप चांद को देखें या सूरज को देखें या पेड़ को देखें या बच्चे को ही देखें, उस देखने की कितनी प्रकार की प्रस्तुतियां हो सकती हैं। और सभी कलाओं के अपने अपने माध्यम होते हैं। उन माध्यमों में से अगर आप रचनात्मकता को से जुड़ना चाहते हैं तो किसी माध्यम से आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे संगीत स्वर के माध्यम से चलता है, 7 सुर हैं, तरह तरह की आवाजें हैं, और वही माध्यम है। उसको आप ताल के रूप में ले लीजिए, आप वाद्य यंत्र के रूप में ले लीजिए, आप गायन के रूप में ले लीजिए, कंठ के रूप में ले लीजिए। तो सुर ही उसका माध्यम है। इसी तरह अगर आप चित्र की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप चित्रकार बनना चाहती हैं, तो आपका माध्यम रंग होगा। और रंगों के तमाम हजारों लाखों शेड्स हो सकते हैं। उन रंगों से आप फिर काम करेंगे, रंगों के माध्यम से अपनी बात कहेंगे। आपको खुशी व्यक्त करनी है, रंग से व्यक्त करेंगे। आपको दर्द और गम को व्यक्त करना है तो भी आप रंग से करेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि नीला रंग मृत्यु का प्रतीक है, तो तमाम रंग अलग अलग चीजों के प्रतीक के रूप में बदल जाएंगे। और जो बड़े चित्रकार हुए हैं वो रंगों से अपनी सारी बातें कह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो स्थापत्य कला से जुड़े लोग हैं वो पत्थरों से बात करते हैं।
एक बेढंगा सा चट्टान पड़ी है, उसमें से खूबसूरत लड़की निकाल देंगे, उसमें से खूबसूरत सा कोई मूर्ति बना करके एक नया आकार कर देंगे, और उस आकार में से ही उनका माध्यम पत्थर है, वो छेनी हथौड़ी से ठोकते हुए एक आकार सृजित कर देंगे, तो उनका माध्यम पत्थर हो गया। ठीक इसी तरह जो नृत्य कर रहे होते हैं वो हाथों से, पैरों से, आंखों से, चेहरों से एक आकार हवा में तैयार कर देते हैं। एक बार ऐसे हाथ किया और लगा कि कमल खिल गया है, या कुछ और मुद्राएं बनाई, और आपके दृश्य में क्षण भर के लिए होता है क्योंकि बहुत तेजी से गतिमान होता है, लेकिन वो गति ऐसा लगता है कि हवा में टिक गई है, फ्रीज हो गई है, और आप उससे जुड़ जाते हैं और नृत्य से बनते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार साहित्य का माध्यम भाषा है, और भाषा से आप एक नई दुनिया रच लेते हैं। तो जो भी साहित्य की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं वो भाषा को पकड़ते हैं, भाषा के तमाम पक्षों को पकड़ते हैं, और उसके सौंदर्य से लोगों को जोड़ते चले जाते हैं, और उसी में से एक नई बात, देखी हुई हजारों बार की सुनी हुई बात में भी एक नई बात पैदा होती चली जाती है। जो सृजनात्मकता है, सृजन का मतलब क्या है? सृजन का मतलब जन्म, सृजन का मतलब निर्माण। एक माँ 9 महीने एक बच्चे का सृजन करती है। तो जब भी आप कोई सृजन करने चल रहे हैं, रचनात्मक काम करने चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए उसमें कुछ तत्व होंगे, और वो आपको नया से जोड़ेगा, वो थोड़ा अलग होगा, पहले जैसा नहीं होगा, और उसमें एक प्रयोग धर्मिता भी होगी। रचनात्मकता का संबंध प्रयोग से भी है। अब नया कैसे? कहा जाता है कि राधा कृष्ण से मिलने जाती थी, और जब वो लौट के आती तो उनकी सखियां पूछती कि कान्हा कैसा है, और वो कुछ जवाब ही नहीं देती। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार जब ऐसा हुआ तो एक दिन उनकी सखियां जिद पकड़ के बैठ गई कि आज तो तुमको बताना पड़ेगा कि कान्हा कैसा है। तो राधा ने जवाब दिया, और इसको विद्यापति जी ने लिखा है कि सखी का पूछसी अनुभव मोय। हे सखी, तुम मेरा अनुभव क्या पूछ रही हो? सेहो पीड़ित अनुराग बखानत, तिले तिले नूतन हो। मैं उसका वर्णन भला कैसे कर सकती हूं, क्योंकि वो हर क्षण नया हो जाता है, हर क्षण वो बदल करके कुछ और ही हो जाता है। जब भी मैं मिलती हूँ मुझे लगता है कि मैं एक नए कान्हा से, नए कृष्ण से मिली हूँ। वो हर पल बदल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप लाखों बार, हजारों बार चांद को देखे होंगे, फिर भी चांद को देखने से मन क्यों नहीं उठता है? पेड़ को देखने से हमारा मन क्यों नहीं उठता है? क्योंकि हर क्षण पेड़ नया हो रहा है, हर क्षण चांद और समंदर नए हो रहे हैं। हाँ, घर में लगी हुई दीवार पे कोई चीज है तो वो पुरानी हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद हो सकता है कि उससे उबन हो जाए। तो ये नयापन रचनात्मकता का मूल है, किसी न किसी रूप में नया, तभी वो आपको पसंद आते हैं। और साथ ही साथ नया क्या होता है? जो अलग होता है, जो आपको कुछ विशेष होने का एहसास दे जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा पक्ष है कि प्रयोग, जो पहले नहीं था उसको आपने लोगों के सामने ला दिया। जैसे मान लीजिए कि न्यूटन से पहले भी तो सेब जमीन पर ही गिरता होगा ना, तो सैकड़ों लोगों ने सेब को जमीन पर गिरते हुए देखा, लेकिन उनको कुछ खास नहीं लगा। एक व्यक्ति ने देखा तो बोला कि सीधे क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, वो दाएं क्यों नहीं चला गया, वो बाएं क्यों नहीं चला गया। तो वहां से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की शुरुआत हो गई। और ये तीनों चीजें जिस एक बहुत बड़ी चीज से जुड़ती हैं, उसका नाम है कल्पना। और कल्पना पर बात करूं उसके पहले, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज एक है जिसका नाम है स्मृति। स्मृति यानी याद, याद यानी परंपरा। जिसके पास स्मृति होगी उसी के पास कल्पना होगी। अगर आपके पास अतीत नहीं है तो आपका भविष्य भी नहीं होगा। अगर आपके पास परंपरा नहीं है तो आपकी उम्र बहुत छोटी होगी, आपका अनुभव बहुत छोटा होगा। आज हमारे पास हम लोग जो बातें कर पा रहे हैं वो इसलिए कि हमने ढेर सारे रचनाकारों से
बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे पास भाषा है, हमारे पास सौंदर्य बोध है, हमारे पास सैकड़ों हजारों किताबें हैं। आप थोड़ी देर के लिए यही कल्पना करिए कि हमारी सारी किताबें गायब हो जाए, हमारे पास भाषा न रहे। तो आपके पास भाषा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अभी मेरे पास अगर भाषा नहीं होती, मैं आपसे कैसे संवाद करता? मैं ज्यादा से ज्यादा हाथों से इशारे करता, चेहरे बोलता, और बहुत ही सीमित होते। मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे ये कह देता कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, इससे ज्यादा क्या बोलता? तो भाषा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये भाषा हमें कैसे मिली? इसकी हजारों साल की, सैकड़ों वर्षों की परंपरा है, वो अतीत से आ रही है। वो हमारे एक स्मृति है, वो स्मृति है जो हमें साहित्य से, कलाओं से और तमाम चीज से जोड़ी है। और यही जो स्मृति है, इसी के स्मृति पर जब आप टिक जाते हैं तो आपकी कल्पना आगे बढ़ती है। और उस कल्पना को जितने भी साहित्यकार हैं, जैसे छायावाद के जो कवि हैं, उन्होंने ये कहा कि उसके पहले ऐसी कल्पना नहीं दिखाई पड़ी थी। 1900 से पहले, 1918 से छायावाद की शुरुआत होती है। निराला, प्रसाद, महादेव वर्मा और पंत जी जैसे कवि आते हैं। उनके पहले कल्पना की वैसी धूम किसी रचनाकार में नहीं नजर आई थी। तो इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण यह था कि विज्ञान ने अद्भुत विकास किया था पिछले 50 वर्षों में। हमें धरती के बारे में, तमाम चीजों के बारे में अपूर्व जानकारी मिल गई थी, और उस जानकारी के बल पर वो कवि बहुत शानदार कल्पना ले आए थे। और साहित्यकार करता यही है कि वो अपने ढंग से दुनिया को देखकर, कल्पना के माध्यम से पुरानी चीजों में एक नया अर्थ पैदा कर देता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं। एक लेखक हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग ना पढ़े हो तो उन्हें जरूर पढ़ें, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी के कई उपन्यास हैं। दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, और कवि भी हैं। तो अब मैं उनके दो उदाहरण ले रहा हूं। उन्होंने एक जगह एक वाक्य लिखा कि वह पेड़ से कूदे जैसा नहीं कूदा, गिरे जैसा कूदा। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि एक आदमी पेड़ पे छुप के बैठा है और अचानक आपके सामने कूद जाए, और एक व्यक्ति कह रहा है वो कूदे जैसा नहीं कूदा, गिरे जैसा कूदा। वही एक जगह और लिखते हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है, आम का मौसम आपके यहाँ भी आ गया होगा। तो आम बनता है, उसके पहले बौर आते हैं, जो फूल खिलते हैं बौर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आम में इतने बौर आए थे, इतने बौर आए थे कि लगा अगले साल आने वाले बौर भी गलती से इसी साल निकल आए। यानी पूरा आम बौर से ऐसे भर गया था कि ऐसा लगा कि 2-3 साल में जितने बौर आने चाहिए थे वो एक ही साल में निकल के चले आए। अब आप इसको शुद्ध कल्पना कहिए, लेकिन इसको आप प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं, अपनी बात को ये बताने का कि पेड़ पे बहुत सारे बौर आए हैं। एक ढंग ये है कि ऐसा लगा 2-3 साल वाले बौर इसी साल आ गए। या एक और वर्णन वो करते हैं कि मैं सड़क के किनारे खड़ा था, ऑटो का इंतजार कर रहा था, और मुझे अपने विद्यालय जाना था। ऑटो आया और ऑटो सवारियों से पूरी तरह से भरा हुआ था। मुझे बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा कि थोड़ी सी जगह उठाकर अगर बाहर से मैं ऑटो में रख लेता तो उस पर बैठ करके मैं भी विद्यालय चला जाता। अब ये जो बात है, और इस बात के साथ साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करने का ढंग, और यहां पर मैं एक बात और भी कहूंगा, साहित्य के संदर्भ में बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि जो मैं बोल रहा हूं और आप लोग जो सुन रहे हैं, जो साहित्य है वो मूलतः लिखित नहीं है, वो मौखिक है, वो ध्वनि है, आवाज है। कोई भी भाषा, दुनिया की सारी भाषाएं मूलतः मौखिक भाषा है। लिखित तो कुछ 100 साल पहले से हुई हैं, और भारत में तो बहुत बड़ी जनसंख्या मुश्किल से 100 साल पहले लिखना शुरू की। बाकी 5%, 4% लोग केवल लिखते थे।
तो इसमें जो ध्वनि है, जो आरोह अवरोह है, उतार चढ़ाव है, जो बोलने का ढंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी कई बार अर्थ निर्मित होता है। तो ज्यादातर जो साहित्यकार रहे हैं या कलाकार रहे हैं, वो शब्दों के संगीत को बहुत महत्व देते हैं। उस संगीत से जुड़ करके मेरे सामने कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में उन प्रश्नों को लूंगा। 3-4 बातें और मैं कहना चाह रहा था, जल्दी जल्दी समय खत्म न हो जाए। दरअसल विषय बहुत बड़ा है और समय कम है, लेकिन इसी बीच में मैं चाहूंगा कि जितना हो सके मैं आपके सामने रखूं। करीब 10 मिनट में और चाहता हूं। तो भाषा और संगीत के संबंध पर मैं बात जरूर रखना चाहता हूं कि प्रत्येक कवि शब्दों और उसके ध्वनियों के साथ काम करता है और उससे खेलता भी है। एक खास तरह का खिलंदड़ापन भी है रचनात्मकता के मूल में। और ध्वनियों के साथ जो इनका अंतर ये है कि राग और धुन, शुरू से एक राग बनता है, एक धुन बनता है। धुन एक फिक्स होता है, जो आप फिल्मी गाने सुनते हैं वो धुन है, और जो हर बार नया हो जाता है वो राग है। तो राग और धुन क्या करते थे कि शब्दों में नए अर्थ को प्रवेश करा देते हैं। कई बार वो दृश्य बदल देते हैं, चित्र बना देते हैं। जैसे मैं अगर कहूं, निराला की पंक्ति है, नव गति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। अब ये बात आपकी समझ में आए या ना आए, आपको अच्छी लगेगी। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इसमें एक खास तरह की ध्वनि से, एक खास लय से, एक खास तरह के छंद से कवि ने आपको जोड़ा है। इस जोड़ने की प्रक्रिया में वो करते क्या है, और जो गायक हैं वो विस्तार कैसे देते हैं। गायन में संगीत और साहित्य दोनों का मिलन होता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं कि जो संगीत में साहित्य जाता है, उसकी रचनात्मकता कैसे बढ़ जाती है। मैं संगीत प्रेमी हूं, कानसेन हूं, तानसेन नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा ये रहती है कि उसके सौंदर्य को पकड़ूं। मैं एक छोटी सी पंक्ति 2 लाइन की सुनाता हूं कि कैसे वो अर्थ को बदलते हैं। एक राग मालकूस की बंदिश है, कोयलिया बोले अमवा की डार पर, आम की डाल पर कोयल बोल रही है और ऋतु बसंत को संदेश दे रही है कि नए कलियों पर भौरे गूंज रहे हैं और कोयल का बोलना। बात सिर्फ इतनी है, लेकिन जब वो संगीत में जाएगी तो चीजें कैसे बदलती हैं, मैं थोड़ा सा गुनगुना के आपको सुना रहा हूं। कोयलिया बोले अमवा की डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेशवा। कोयलिया बोले अमवा की डार पर, नव कलियन पर गुंजत भंवरा, नव कलियन पर गूंजत भंवरा, तिनके संग करत रंग रेलियां, कोयलिया बोले अमवा की डार पर। अब यहाँ पर 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, गूंजने की भाव। अगर मैं कहूंगा कि गूंज रहा है तो कोई खास बात नहीं आएगी, लेकिन जब कलाकार होगा और जो अच्छा गाने वाले लोग होंगे तो वो आपके कानों में गूंज को भर देंगे। वो सुरों को इस तरह से लाएंगे कि आपको लगेगा कि वो कैसे भौरे की आवाज गूंज रही है, या कोयल पंचम स्वर में गा रही है, तो जब कोयल बोलेगी तो उसकी कूक आपके कानों में गूंजने लगेगी। ये जो सुर
और साहित्य का, शब्द का जो संबंध है, उसके माध्यम से एक दृश्य को करना या आपको महसूस करा देना कि किस तरीके से काम ये कर रही है, ये साहित्य के रचनात्मकता का हिस्सा है। रचनात्मकता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तमाम संदर्भों को, घटनाओं को, चीजों को आपस में जोड़ने की क्षमता है। जो आपको बिल्कुल लग रहा है कि इनमें आपस में क्या संबंध है, साहित्य अलग चीज है, संगीत अलग चीज है, चित्र अलग चीज है, खाना बनाना अलग चीज है, लेकिन इनमें भी संबंध जोड़ा जा सकता है। तो जब असंबद्ध को आप संबद्ध करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो आपको कहा जाता है कि ये बहुत क्रिएटिव है। ज्यादातर लोग, अगर आप बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, आप पाएंगे कलाकार ने कुछ नहीं किया है, उसने ऐसी चीज ला करके सामने रख दी जो पहली नजर में आपको लगा ही नहीं था कि इसमें ऐसी कोई खास बात हो सकती है। समय हमारा बढ़ता चला जा रहा है, एक दो बातें और मैं रखना चाह रहा था, लेकिन संक्षेप में दो तीन बात और करके मैं छोड़ दूंगा बाकी चीजों को। कभी ऐसे ही मौका मिला तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि 45-50 मिनट हो चुके हैं। एक और बात ये कि जीवन संघर्ष से भरा है और कोई भी कला बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ती है। मैं एक उदाहरण लूं, आप सब लोग फिल्में देखते होंगे, आप लोगों ने रामायण पढ़ रखी होगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि रामायण में राम जी का जन्म होता, वो जनकपुर जाके सीता को देखते, सीता से प्रेम होता, सीता से शादी होती, और वो घर लौटते, और घर लौटते ही दशरथ उनको राजा बना लेते और सैकड़ों साल राजा राज्य करते, और इसके बाद बात खत्म हो जाती। या महाभारत में पांडवों कौरव आराम से प्रेम से मिलके रहते, कोई युद्ध उद्ध नहीं होता, दोनों भाई आपस में प्रेम से रहते और बात खत्म हो जाती। कैसा होता रामायण, कैसा होता महाभारत? या किसी फिल्म में अमीर लड़की का गरीब मजदूर के बच्चे से प्यार हो जाता, और वो अपने घर जाती और कहती पापा मेरा इससे प्यार हो गया है, और वो कहता ठीक है बेटी चलो शादी कर देते हैं, और शादी हो जाती है, वो शांति से रहने लगते। ऐसी फिल्म देखने कितने लोग जाते? हमारा जो जीवन है उसका मूल तत्व है द्वंद्व, उसका मूल तत्व है संघर्ष। हम एक तरफ अति दया से जुड़े हैं, एक तरफ अति क्रूरता से जुड़े हैं। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो उसी से के बीच से जीवन बहता है, जीवन की धारा निकलती है। हमें सीमाओं को तोड़ना भी है, सीमाओं के साथ रहना भी है। मैंने शुरू में कहा कि बच्चों की तरह आप किसी भी सीमा को मत मानिए और बॉर्डर से बाहर निकलिए, बंधन से बाहर निकलिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। नदी हिमालय से निकली और दोनों छोरों से होते हुए वो आगे बढ़ती है, दोनों छोर उसके बंधन है, लेकिन अगर वो दोनों छोर न रहे तो क्या आपको लगता है कि वो हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक जा पाएगी? कभी नहीं जा सकती, उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। तो बंधन भी एक खास तरह का बंधन, सीमाएं जरूरी हैं, कगार जरूरी है, तभी नदी बहते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कगार नहीं जो बांध दे, ऐसा कगार जो खोल दे। नहर नहीं बनाना है कि एकदम खांचे में कस दिया और उसी की तरफ से चलना है। नदी बनना है, जहां मर्जी वहां थोड़ा मुड़ गई, जहां मर्जी वहां थोड़ी चौड़ी हो गई, कहीं सकरी हो गई, कहीं उछल के कूद पड़ी, कहीं मंथर गति से चल रही है, कहीं तेज गति से चल रही है। तो ये जो जीवन का द्वंद्व है, जो तनाव है, जो संघर्ष है, जो विरुद्धों का सामंजस्य है, हमारे दो बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, एक में भाई सारा राजपाट देने के लिए पीछे पड़ा है, प्रभु राम आप आप ही को राजा रहना है, आप नहीं तो आप खड़ाऊ दीजिए, मैं उसी को राजा मान लूंगा। एक दूसरा है जो कह रहा है कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दे सकता, जान ले लूंगा लेकिन 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। ये क्या है? बिल्कुल विरोधी भावधारा। एक में भाई भाई के प्रेम का आती है, एक में भाई भाई के विरोध की आती है, और इन्हीं के बीच में रचनात्मकता है। रचनात्मकता कहीं और से पैदा होने वाली चीज नहीं है। मैं एक बात, आखिरी बात जो कहूंगा वो ये कि हम लोग अगर इस बातचीत से थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं तो प्रतिदिन अपने आप से सवाल करें कि आज हमने नया क्या पढ़ा है, नया क्या देखा है,
समझ में आए या ना आए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती फिर भी अच्छी लगती है। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें समझ में आ ही जाए। बहुत ही प्रकृति रहस्यमय है, जीवन बहुत बड़ा है, कहाँ समझ में आते। आप लोगों का एक बहुत परिचित छंद है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें ध्वनि का अद्भुत चमत्कार है। आप सब लोग जानते होंगे उसको, शिव तांडव स्त्रोत। तो शिव तांडव स्त्रोत में क्या है, अब मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम होगा, लेकिन सुन के आपको मजा आएगा। जैसे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाट वड्ड मरवयम चकार चंद तांडवम तनो तुनः शिवो शिवम जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम नलीप निर्झरी विलोल रीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जीवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममम। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है ना आया, सुन के कैसा लगा? ऐसा लग रहा है कि नीचे मृदंग बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी सी बात कही जा रही है। ठीक इसी तरह अगर आपके भीतर कुछ खिल जाता है, कुछ सुन के लग रहा है कि यार मजा आ रहा है, समझ में आए या ना आए बात में जाने दो, छोड़ दो, आपने कुछ ऐसा लिखा जिससे कि आपके भीतर विस्तार हुआ। सुख क्या है? सुख को अगर आप खोल दीजिए तो खा मतलब आकाश, सु मतलब विस्तृत सुंदर, ख से खग बनता है, खग मतलब चिड़िया जो आकाश में गमन करे, वो चिड़िया। तो सुंदर विस्तार, आपके भीतर अगर सुंदर विस्तार हो गया तो वही सुख है और वही रचनात्मकता है। और उसी रचनात्मकता से, उसी संवेदना से, संवेदना भी कुछ नहीं है, वेदना का मतलब कष्ट होता है और सम मतलब बराबर। एक दूसरे कष्ट में बैठे हुए व्यक्ति से अगर आपका जुड़ाव हो गया तो आप संवेदनशील हैं। पहला जो कवि माने जाते हैं वाल्मीकि, उन्होंने क्रोच को देखा कि उसको किसी ने, शिकारी ने तीर मार दिया है और उसके दुख में दुखी हो गए। तो संवेदना और कुछ नहीं है, चीजों से जुड़ जाना है। आपको फूल को देख के अच्छा लगा, आप संवेदनशील हैं। किसी रोते बच्चे को देख के आप दुखी हो गए, आप संवेदनशील हैं। और इसी संवेदना से ज्ञान आता है। तो संवेदना ज्ञान में बदल जाती है और ज्ञान संवेदना में बदल जाता है, जिसको मुक्तिबोध ने कहा था संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। मैं थोड़ा समय ज्यादा ही ले लिया हूं और कुछ और बातें करनी थी, बाद में फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो करेंगे। लेकिन आप सब लोग खूब रचनात्मक बने और अपने इस खाली समय का शानदार उपयोग करें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं, यही मेरी इच्छा है। और आप सब लोग पहले से ही क्रिएटिव हैं। मैं क्रिएटिविटी पर कुछ नहीं बोलने वाला और न मैं ज्यादा जानता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी क्रिएटिविटी जो वर्तमान माध्यम है, ये टीवी है और ये दूसरी चीजें हैं, ये लगातार उसको खत्म कर रही हैं। हमें क्रिएटिविटी को बचाना है, जो हमारे भीतर ऑलरेडी है उसको सुरक्षित रखना है। एक बार फिर से शासन महाविद्यालय का बहुत बहुत आभार, डॉक्टर हर्ष शाह को बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जुड़े रहे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हैं। आप अपने ऑडियो को अनम्यूट करके यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। और सॉरी मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। कोई बात नहीं सर। हेलो हेलो, बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते। मैं मिथिलेश सिंह बोल रही हूँ जी। सर रियली है ना, आपका जो आपने जो व्याख्यान दिया वो मेरे जीवन में बहुत लगता है बदलाव लाएगा। रियली मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने कितना, क्योंकि मैं भी लिखने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं लिख कर ऐसे रख लेती हूँ, लेकिन आपने जो रचनात्मक के बारे में मदर रियली बहुत अच्छा, मैं बहुत प्रभावित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मुझे भी अच्छा लग रहा है। रियली बहुत आपने इतना अच्छा दिया, इतनी सिंपल साधारण भाषा में इससे हम उम्र के लोगों को भी छोटे छोटे माध्यम से, बच्चों के माध्यम से जो सिखाया है, रियली बहुत ग्रेट।
हेलो सर, नमस्कार। और मुझे बहुत सारे लोगों का धन्यवाद लिखा हुआ भी आ रहा है। इस सब के सारे धन्यवाद आप लोग डॉक्टर हर्षा तक पहुंचा दीजिएगा। वही माध्यम है, उनके कारण मैं जुड़ पाया आप लोगों से, और सच में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो सर। जी जी हेलो जी, ये मुझे पूछना है कि सर आप रचनाकार कमलेश्वर से जुड़े हुए हैं, जी। और आपका उनके साथ जो अनुभव है थोड़ा बताइए। कमलेश्वर जी से मैं 4-5 साल काम करते थे हम लोग, जब तक उनका अचानक देहांत नहीं हो गया 2007 तक। जी और अद्भुत किस्सा गो थे, और उनकी आवाज इतनी भारी थी। अगर आप लोगों ने उनके परिक्रमा और कई दूरदर्शन के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते थे। कमलेश्वर जी की एक शानदार बात मैं आपको बताऊं, चूंकि रचनात्मकता से जुड़ रही है, कि वो एक साथ करीब 8-10 प्रोजेक्ट पर काम करते थे। मैं जिस प्रोजेक्ट पर उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था, वो हिंदी उर्दू का सम्मिलित इतिहास हम लोग लिख रहे थे। तो मान लीजिए कि हिंदी उर्दू इतिहास का समय था 2 बजे से 5 बजे तक हम लोगों को साथ बैठना है। तो जब मैं 2 बजे पहुंचता, उसके पहले एक व्यक्ति आ रहा होता जो कि विश्व की शानदार कहानियों के प्रोजेक्ट पर उनसे काम कर रहा था। एक दिन सवेरे पहुंच गया तो पता चला कि कोई व्यक्ति उनके साथ दूसरी भाषाओं की कहानियों पर काम कर रहा है, और मुझे लगा कि उनके दिमाग में 7-8 स्विच लगे हैं, और 7-8 स्विच से 7-8 तरह के बल्ब जलते हैं। एक स्विच ऑन किया तो एक बल्ब जल गया, उस पर काम शुरू कर दिया, और जैसे ही मैं पहुंचा तो उसको बंद करके दूसरा बटन दबाया, और हम लोग इतिहास पर काम करने लगे। तीसरा व्यक्ति आया तो एक व्यक्ति अपने दिमाग को इस तरह से साध ले कि वो एक साथ 8 अलग अलग विषयों पर काम कर सकता है, और जब चाहे उसमें परफेक्शन के लेवल तक, क्योंकि उनकी जो किताबें आती थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चर्चित होती थी, चाहे वो कितने पाकिस्तान जैसा उपन्यास हो या उनकी कहानियां हो, राजा निर्बंध और वगैरह वगैरह। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। कुछ व्यवधान है, मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो 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 मैम। हाँ, नमस्कार सर, मैं हेलो। डॉक्टर मधुवर्धन जी जी राजस्थान से बोल रही हूँ सर। जी जी नमस्ते। बताएं। हाँ, एक बार में एक ही साथी बोलने तो दूसरे की आवाज क्रॉस नहीं होगी। हेलो एक बार में अगर कोई और व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरा साथी चुप हो जाए, तो आवाज साफ। जी बताएं। जी हेलो। नमस्ते। आज जिन्होंने भी आपका सुना है जी आपके हो गए हैं सर। आज आपने रचनात्मकता और संवेदना के बारे में बहुत अच्छा बताया। मेरा एक जी प्रश्न है, जो जी साहित्यकार में संवेदना होती है, साधारणीकरण के लिए श्रोता पाठक में भी क्या उसी तरह की संवेदना की अपेक्षा रखती है? जी जी आपका सवाल फिर से करिए। साधारणीकरण पाठक से भी अपेक्षा रखती है, इसके अलावा पूछना क्या चाह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो साहित्यकार में संवेदना होती है, साधारणीकरण के लिए श्रोता पाठक में भी उसी तरह की संवेदना की अपेक्षा रहती है? जी देखिए, आपके बात से एक और बात मैं कहता हूँ कि साधारणीकरण में सहृदय की बात आती है, सहृदय की एक अवधारणा आती है। सहृदय का मतलब वह नहीं कि हृदय के साथ हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हृदय के साथ नहीं है, हम सबके पास हृदय है। जी सहृदय का मतलब जी है कि समान हृदय वाला, यानी एक कवि या एक रचनाकार जैसा सोच रहा है, जैसा दिल है, वैसा ही दिल जी पाठक के पास हो तो उसको सहृदय कहते हैं। लेकिन जी इसके साथ 2 और बातें आती हैं कि जैसा कवि जी सोच रहा है, सारे पाठक तो ऐसे होंगे नहीं। तो जी एक रचनाकार क्या करता है कि पाठकों के भीतर एक अनुभूति जगाता है, एक जी संवेदना का वो निर्माण करता है, और धीरे जी धीरे वो उस स्तर तक ले आता है। यानी जी शुरुआती दौर में हो सकता है कि वो सहज कविता अच्छी लगे, फिर थोड़ी जी और आगे की कविता अच्छी लगे, फिर और आगे की कविता अच्छी लगे, और एक समय आप जी वहां पहुंच जाएं जहां देश का जो सबसे बड़ा कवि सोच रहा है, आप भी उस चीजों को महसूस करने लगे। जी शुरू में जैसे थोड़ी दिक्कत आती है। इसको मैं संगीत के उदाहरण से बताऊं आपको कि सबसे पहले फिल्मी गाने अच्छे लगते थे, फिर गजलें अच्छी लगने लगी, और अंत में शास्त्रीय संगीत अच्छा लगने लगा। पहली बार जब मैंने शास्त्रीय संगीत सुना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
तो एक प्रक्रिया है, एक स्तर है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। तो साहित्य के साथ भी एक प्रक्रिया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर भीम सिंह बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी जी, स्वागत है सर आपका। सर रचनात्मकता और आपने संवेदना की जो बात की अभी जी जी, उसको आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेकिन सर हम बच्चे के अंदर जो रचनात्मकता है और संवेदना है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं एज ए टीचर अगर हम बात करें? दो तीन तरीके अपनाइए। एक तो ये कि बच्चा किस लेवल का है, क्योंकि बच्चे में हम जब बोलते हैं तो 5 साल 4 साल से लेके 25 साल 18 साल तक के बच्चे हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी। अगर वो किशोर उम्र का है तो अलग होगा, अगर वो प्राइमरी क्लास का है तो अलग होगा। अगर बच्चा लिखने की योग्यता प्राप्त कर चुका है तो पहला तरीका ये है कि आप उससे लिखने को बोलिए और उसके लिखे हुए को पढ़िए। उससे ये पता चलेगा कि उसकी सोचने की प्रक्रिया कैसे चल रही है, वो दुनिया को कैसे देख रहा है, वो सोच कितना पा रहा है, और जो सोच रहा है या देख रहा है उसको बयां कितना कर पा रहा है। भाषा की शुद्धता के चक्कर में मत पड़िए। मैं अक्सर ये काम करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी से कहता हूँ कि तुम डायरी लिखो, खासतौर से लड़कियों से, क्योंकि लड़कियों का अनुभव बहुत विशाल होता है, उनको तरह तरह के कड़वे अनुभव भी होते हैं। तो उससे पहले लिखवाइए। लिखने के प्रक्रिया में आप पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, उसको क्या पसंद है। अगर वो पेंटिंग करना चाहे तो उससे बोलिए कि जो भी आप कर सकते हो करके लाओ, मैं देखूंगा। ये बात उस पर छोड़ दीजिए कि अच्छा किया बुरा किया, आपको पसंद आया नहीं पसंद है। हेलो हेलो जी सर जी। हाँ नमस्कार सर। तो जी जी, मेरी बात आ रही है, आवाज सुनाई पड़ी जी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। सर मैं राजस्थान से बोल रही हूँ सर, आपसे जी जी, आइए, स्वागत है आपका जी। सर काव्य कला और अन्य कलाओं के रचनात्मकता में क्या अंतर है? मूल काव्य कला और अन्य कलाओं के सर मूल अंतर क्या है? देखिए, अंततः तो सारी कलाएं आपस में मिल जाती हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि काव्य कला का माध्यम भाषा है। अन्य कलाओं में जैसे संगीत है तो संगीत का माध्यम सुर हो गया, चित्र का माध्यम रंग हो गया। दरअसल हर कला में आप अपने जीवन बोध को या अपनी जिंदगी को ही तो लेके आते हैं, प्रकृति को ही लेके आते हैं। एक चित्रकार भी प्रकृति को लेकर चित्रित करता है, एक साहित्यकार भी प्रकृति का वर्णन करता है, माध्यम अलग हो जाता है। तो एक स्तर पर सारी कलाएं जुड़ जाती हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर आपको किस कला में ज्यादा रुचि है। अब जैसे मान लीजिए मुझे साहित्य में ज्यादा रुचि है तो मैं किताब पढ़ना पसंद करूंगा। जिनकी संगीत में ज्यादा रुचि होगी वो दिन रात संगीत सुनेंगे। तो लेकिन एक संगीत सुनने वाला हो सकता है साहित्य को भी बेहतर ढंग से समझ ले, क्योंकि सारी कलाएं अंततः आपकी अनुभूति को, आपकी संवेदना को विकसित करती हैं। जो संगीत सुनने वाला है उसके कानों में जो कर्कश ध्वनि होगी वो चुभेगी, लेकिन एक अच्छा साहित्यकार होगा तो उसके भी कानों में खराब चीजें चुभेंगी। लेकिन माध्यम अलग है, एक सुरों के माध्यम से बात करता है, एक रंगों के माध्यम से बात करता है, एक शब्दों के माध्यम से बात करता है। ये सर एक जी, बात और है, साधारणीकरण हम बात करते हैं। तो वास्तुकला में हम साधारणीकरण कैसे देख सकते हैं? देखिए, वास्तुकला से लेकर पाक कला तक आप कहीं भी चले जाएं, वास्तुकला तो आपके भवन के निर्माण से संबंधित है। कौन सी चीज कहाँ रखेंगे, कहाँ सूरज की रोशनी कैसी होगी, कहाँ से हवा का प्रवेश होगा, और उसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में भी कुछ बताए गए हैं कि किचन कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। लेकिन उन सारी चीजों का एक अंतिम परिणाम सीधा सीधा अगर मैं बोलूं कि प्रकृति के जितना आप साथ रहेंगे उतने आप सुखी रहेंगे, और प्रकृति से जितना दूर होते जाएंगे, जितने कृत्रिमता के पास जाएंगे, उतने आपके कष्ट बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपका बेडरूम में खुली हवा, खुला प्रकाश, धूप नहीं आती है तो वास्तुकला के दृष्टि से वो खराब ही माना जाएगा, चाहे जितना भी खूबसूरत आप कमरा बना लें। तो कलाएं क्या करती हैं कि कलाएं प्रकृति के जो कष्टदायक चीजों हैं उनसे भले दूर कर लें, लेकिन उनके जो सुखद पहलू हैं उनसे हमें जोड़ती हैं। यानी वो प्रकृति से दूर रखेगा कि कहीं आपको सांप या बिच्छू ना डस ले, आप धूप से जल ना जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप और हवा से दूर हो जाएं, आप पानी से दूर हो जाएं। तो कोई भी कला प्रकृति के करीब ले जाती है, वास्तुकला भी वैसी ही है। बाकी तो वास्तुकला के जो विशेषज्ञ होंगे वो ज्यादा बताएंगे कि ईशान कोण में क्या होगा, अग्नि कोण में क्या होगा, वो सब बातें अलग है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी हेलो। जी जी बताएं। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित साहनी बोल रहा हूँ सर, इलाहाबाद से। स्वागत है सानी साहब, मैं भी इलाहाबादी हूँ। कैसे हैं आप? अरे आप भी इलाहाबादी हैं सर, बहुत जी अच्छा लगा, धन्यवाद सर। जी जी। सर एक आपने अभी अपने व्याख्यान में एक बात कही है कि कल्पना ही स्मृति होती है और स्मृति ही परंपरा होती है। नहीं, दोनों में संबंध होता है, दोनों अलग अलग हैं जी, दोनों अलग संबंधित अलग हैं। हैं। हाँ अलग अलग है, संबंधित हैं। स्मृति जिसके पास प्रगाढ़ होगी उसकी कल्पना भी बड़ी हो जाएगी। सर स्मृति स्मृति और परंपरा के बीच वाला जो संबंध है उसको थोड़ा सा समझाने की कृपा करें। देखिए, स्मृति जब हम सीधे सीधे कहते हैं तो स्मृति का मतलब हो गया कि हर एक व्यक्ति की यादाश्त, और जी परंपरा को आप एक तरह से सामूहिक स्मृति कह लीजिए, क्योंकि परंपरा एक व्यक्ति की नहीं होगी ना, वो तो पूरे समाज की होगी, देश की होगी। तो जी परंपरा जी एक बड़ा शब्द है। स्मृति में अगर आप कह दें भारतीय स्मृति तो परंपरा के अर्थ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी स्मृति, तो मेरी स्मृति तो एक व्यक्ति की स्मृति हुई, व्यक्ति की याददाश्त हो गई। और परंपरा से कहने का मतलब है परम जोड़ा परा। परंपरा का मतलब ही हो गया कि 100 साल 1000 साल के आपके जीवन के, आपके समाज के जो भी उज्जवल पक्ष है, रूढ़ी नहीं, परंपरा रूढ़ी नहीं, परंपरा रूढ़ी में थोड़ा जी फर्क करिएगा। जो चीजें आपको आज भी ऊर्जा दे रहे हैं, जैसे पेड़ों की पूजा करना, पेड़ों का चक्कर काटना आज भी ऊर्जा दे रहा है, तो वो एक अच्छी परंपरा हो गई। लेकिन लड़कियों को घर से बाहर नहीं पढ़ने भेजना चाहिए, ये परंपरा नहीं हो सकती, ये रूढ़ी हो गई। बीच में आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर? हेलो। जी जी, मेरी आवाज आ जी रही है, लेकिन ये वीडियो शायद ऑफ हो गया है। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि परंपरा बड़ा शब्द है, और वो जी सैकड़ों सर। हजारों स्मृतियों से जुड़कर बना है। वो वैयक्तिक स्मृतियों से जुड़ के बना है। व्यक्ति की स्मृति के साथ दोनों संबंध चलता है, कि मेरे पास एक सामूहिक स्मृति है, एक व्यक्तिगत स्मृति है। सामूहिक स्मृति को आप कह लीजिए कि वो परंपरा के करीब है, यानी समाज ने मुझे बनाया, और मैं बूढ़ा होने और मरने से पहले हो सकता है समाज को थोड़ा बहुत एक आध लोटा पानी दे के चला जाऊं, तो मैंने भी समाज को बनाया। इन दोनों के बीच में संबंध चलता रहता है, हजारों सालों से ये चल रहा है। तो परंपरा बड़ा शब्द है। स्मृति वैयक्तिक भी है, सामूहिक भी है, सामाजिक भी है। तो स्मृतियों के कई खंड कर लिए, तो जो सामूहिक, सामाजिक और सामूहिक स्मृति होगी वो परंपरा के करीब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपका। हेलो हेलो जी जी हेलो हाँ, मैं हेलो। सुन पा रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर पवन पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी मैंने सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए ही कॉल किया, क्योंकि मैंने कमेंट में तो लिख दिया, लेकिन मेरा जो भाव है वो मुझे लगा कि बोल के ज्यादा अच्छा व्यक्त हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा व्याख्यान था। और मुझे लगा कि सुनते रहे, लगातार सुनते रहे, बोलते जाए और मैं सुनता जाऊं। फिर कभी बहुत मौका बहुत मिलेगा। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और धन्यवाद। मैं एक छात्र हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, साधारण सा छात्र हूँ। बस ये आप लोगों का स्नेह है जो थोड़ा बहुत मुझे कर रहे हैं। अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनके ऑर्गेनाइजरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार जो आपने इतनी बात रखी और यहाँ है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो हेलो। हेलो। नमस्ते प्रमोद तिवारी जी। जी नमस्कार। हेलो। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, योगेश पाटिल। जी नमस्कार। रचनात्मकता को लेकर नमस्ते। रचनात्मकता को लेकर इतनी सहज और सरल भाषा में जो आप बात कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा कि इतना बहुत दिनों के बाद ये व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। कृपया आपका नंबर हमें शेयर कीजिए सर, मतलब भविष्य में आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा संगोष्ठी के माध्यम से। सारे लोग जुड़ पाए, मैं अगर 9868097199 मैसेज कर देंगे तो सबको बहुत अच्छा होगा सर। अगर एक SMS कर देंगे आप मैसेज इसी ग्रुप में।
जी और आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन, आयोजकों को बहुत धन्यवाद कि ऐसे वक्ताओं को सुनने का सुअवसर आपके कारण मिला। धन्यवाद, थैंक यू। जी, बहुत बहुत आभार। बहुत एक आभार। प्रश्न है। जी, हेलो हेलो, हाँ बताएं। पूछना है क्या? हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। जी जी बताइए। हाँ, मैं प्रकाश महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। एक प्रश्न था। जी नमस्कार, बताएं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलें। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि रचनात्मकता पर, यानी कि सृजनशीलता जो होती है रचना प्रक्रिया की, जी उस पर विचारधारा हावी होती है क्या? और इससे रचनात्मकता यानी कि सृजनशीलता किस तरह प्रभावित होती है? जी, सबसे पहले एक अच्छे प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद। जी और विचारधारा और विचार, जी मैं ऐसे प्रश्न की उम्मीद भी कर रहा था। देखिए, कोई भी व्यक्ति विचार शून्य तो नहीं होता है, कोई ना कोई विचार हम सबके भीतर होता है। लेकिन जब हम विचारधारा कहते हैं तो किसी खास तरह की धारा में बंधे हुए विचार से उसका आशय होता है। मतलब ऐसे विचारों की श्रृंखला जो किसी खास ढंग से जुड़ी है और आप भी उससे जुड़ जाएं। मार्क्सवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, जी लोहियावादी जी विचारधारा जी, वगैरह बिल्कुल वगैरह, बिल्कुल। या अम्बेडकरवादी विचारधारा। जब आप रचनाओं में विचारधारा को देखते हैं तो कोई भी रचना विचार शून्य नहीं होती, लेकिन वो विचारधारा के से बंधी भी नहीं होती। इसको मैं एक बिंब द्वारा में बताऊं। हमारे एक टीचर थे जेएनयू में, वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि विचारधारा रचना में वैसे ही होनी चाहिए जैसे शरबत में चीनी होती है। अगर शरबत में लकड़ी की तरह विचारधारा होगी जो पानी में तैरती रहेगी तो वैसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। वह विचारधारा जो रचना में अलग से नजर आए कि ये तो मार्क्सवाद के वशीभूत होकर लिखी गई है, तो वैसी विचारधारा से रचना का अहित होता है। आप पढ़ते चले जाएं और आपको पता ही नहीं चले कि आपके भीतर एक खास विचारधारा की रचना है, तो उस तरह की विचारधारा होनी चाहिए। कोई भी रचना ऐसी नहीं है दुनिया में जो विचार शून्य हो जाए, लेकिन विचारधारा उसमें घुल करके आए, न कि अलग से नजर आए और पहले ही पार्टी लाइन पकड़ लें और उसके बाद उसको लिखना शुरू करें, तो वो बहुत रचना उससे कमजोर हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है। जी जी, यानी कि आपने जो उत्तर दिया वह भी और वक्तव्य दिया वह भी शरबत की चीनी की तरह है, और हम बहुत ही आनंदित। धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको मैं थोड़ा भी संतुष्ट कर पाया तो, क्योंकि समय की कमी है, मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात रख रहा हूँ। कोई संदेह भी नहीं रहा और पूरी तरह से हम आनंदित हैं और अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रमोद जी, जी प्रमोद जी, यहाँ पर हम धन्यवाद ज्ञापन देंगे। जी हम बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रश्न नहीं, आई थिंक और कोई प्रश्न अब यहाँ आ नहीं रहा है, तो हम ये इस वेबिनार को का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। श्री शंकरलाल सुंदरबाई काशुन जैन महिला महाविद्यालय चेन्नई की ओर से आपको इस वेबिनार में प्रस्तुत होने के लिए सादर आभार। और आपने जो ये रोटी का चित्र जो बनाया था, उस रोटी से आप केदारनाथ सिंह की उस रोटी की ओर लेकर गए जो वो उस ताकत की ओर हमें इशारा करती है जो हमारे पर फेंकी गई है। आपको याद है सर ये कविता? हाँ, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे केदारनाथ सिंह को बहुत बार। जी जी और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो छूट गए हैं, जिसमें से 2 प्रश्न हैं सर जो मैंने नोट किए हैं। सृजनात्मकता के लिए कल्पना और प्रयोग के बीच कैसा सेतु होना चाहिए? जी, कल्पना और प्रयोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे अगर आप वैज्ञानिकों के संदर्भ में बात करें, चाहे वो आइंस्टीन का नाम लें, न्यूटन का नाम लें, या किसी भी वैज्ञानिक का, तो वो लोग प्रयोग करते थे, प्रयोगधर्मी थे। लेकिन प्रत्येक वैज्ञानिक जो शोधार्थी वो भी जानते हैं कि एक हाइपोथेसिस तैयार करता है, एक परिकल्पना निर्मित करता है। उस कल्पना को प्रयोग सत्यापित करता है। यानी कल्पना में जो आपने एक इमारत तैयार की, वो इमारत सही है कि गलत है, इसको जांचने के लिए आप प्रयोग करते हैं। प्रयोग के द्वारा आप प्रामाणिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साहित्य
साहित्य की दुनिया में तो सिर्फ कल्पना से काम चल जाता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कल्पना को प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरना होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि हम सभी प्रयोग धर्मी के भीतर भी एक ये है कि जैसे साहित्यकार है वो नए नए ढंग से सोच रहा है, कहानी में पात्रों को नए सिरे से ला रहा है। किसी को पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया। तो अगर लोगों को पसंद आया तो उसका प्रयोग साबित हो गया, सही सफल हो गया। अगर वो प्रयोग नहीं आया, लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसके बाद वो पीछे रह जाता है। तो अलग अलग विषयों में कल्पना और प्रयोग साथ साथ चलते हैं, लेकिन प्रयोग हमेशा एक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, एक इस रूप में कह लीजिए कि वो आपके भीतर जो आकार निर्मित हो रहा है वो आकार सही है, उचित है कि बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है, इसको जांचने का एक तरीका होता है। तो संक्षेप में मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी और विस्तार करना पर तो फिर थोड़ा ज्यादा लंबा होता चला जाएगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका दूसरा कोई प्रश्न था? आपने 2 प्रश्न की बात की थी। हाँ, 2 और एक प्रश्न है कि क्या सौंदर्य समाज और समाज सापेक्ष है? सौंदर्य बहुत समय और समाज सापेक्ष है। जी हाँ है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि एक साथ हमारी दुनिया में अनेक प्रकार के समाज हैं। अब मैं एक उदाहरण लेकर के आपकी बात को स्पष्ट करूं कि हमारे यहाँ बहुत दिनों तक या बहुत सारे देशों में ये सौंदर्य का प्रतिमान था कि गोरा रंग होना चाहिए, वही सुंदरता है। लेकिन अफ्रीका या आदिवासी बहुत सारे ऐसे समाज हैं, वहां गोरापन प्रतिमान नहीं हो सकता सौंदर्य का, वहां तो सांवला काला होना भी सुंदर है। ठीक इसी तरह कई देशों में पतले होंठ सुंदर माने जाते हैं, लेकिन अफ्रीका के ऐसे देश है जहां होठों को चौड़ा बनाया जाता है, उसके बीच में तस्तरी रख दी जाती है और वहां बड़े और फैले हुए होंठ पसंद किए जाते हैं। तो सौंदर्य समाज सापेक्ष होता है, लेकिन आज के जमाने में जिसमें हम लोग एक भूमंडलीकृत समय में रह रहे हैं, अनेक प्रकार के समाज हैं और अब धीरे धीरे सौंदर्य की विविध धाराओं को या सौंदर्य के विविध रूपों की स्वीकृति बढ़ रही है। यानी हम लोग एक ही शैली को, एक ही सौंदर्य दृष्टि को लेकर नहीं चल सकते। और विचारों की दुनिया में तो अनेक सौंदर्य दृष्टियां हैं। जो विचारधाराएं हैं वो एक खास तरह की सौंदर्य दृष्टि से भी जुड़ी होती है, बिना सौंदर्य दृष्टि की विचारधारा नहीं चलेगी। तो हमारी जीवन में पूर्णता लाने के लिए अनेक दृष्टियों का संयोजन होना, उनकी उपस्थिति जरूरी है। और जितने विविधता होगी, जितनी असहमति होगी, जितनी अलग अलग दृष्टियां होगी, हम पूर्णता के उतने करीब पहुंचेंगे। और जैसे ही हमारे भीतर ये रिजिडिटी आ जाएगी, हम कठोर हो जाएंगे, हम सिर्फ एक को ही पकड़ेंगे कि एक ही सौंदर्य दृष्टि होनी चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए, उतने ही हम थोड़े भरभर होते जाएंगे, उतने ही हमारे भीतर कह लीजिए कि हम पूर्णता से दूर होते चले जाएंगे। तो सौंदर्य समाज सापेक्ष होता है, लेकिन मैं सौंदर्य को बहुवचन के रूप में देखता हूं और तमाम सौंदर्यों को, तमाम समाजों को एक में जोड़ने की बात करता हूं, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक ही दृष्टि को अंतिम मान लें। मेरी बात पहुंच रही है? हेलो हर्षा जी, मेरी बात पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच गई सर। हाँ सर, आपकी बात पहुंच रही है सर। एक व्यक्ति और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी स्वागत है सर। आप पूछ रहे थे सर कुछ? ओके सर, कोई बात नहीं सर, शायद वो निकल चुके हैं चैट से सर। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हम यहाँ अपनी वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं सर। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हर्षा जी का, शासन विद्यालय उसके प्रिंसिपल का, और जितने लोग यहाँ शामिल हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर आपका। जी आपका भाषण बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। प्रमोद तिवारी जी, हेलो। जी बताएं। कृपया आपका नंबर सेंड कर दीजिए, जो बात आपने मौखिक रूप से बताई। SMS में सभी 1-2 मैसेज भी आए थे उसी को लेकर,
आपका संपर्क नंबर अगर मिल जाएगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं मैसेज कहाँ से टाइप कर सकता हूँ। या मैडम, हाँ मैडम आप कर दीजिए नहीं तो। हाँ हर्षा जी, आप मेरा नंबर डाल दीजिए, क्योंकि मैं टाइपिंग में चला गया। हाँ मैं टाइप कर सकता हूँ, तो मैं डाल रहा हूँ। हाँ, मतलब सभी को मिलेगा। प्रमोद जी, जी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने डाल दिया, पता नहीं आप लोग तक पहुँच पा रहा है। यस सर, मिल गया सर, 9868